चलो आज के क्लास में किसके बारे में मेन पूरे डिटेल से पढ़ेंगे? राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा की जो संरचनाएं हैं या राज्यसभा के बारे में जो भी हम प्रावधान देखेंगे वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत देखेंगे बोलेंगे तो आपको याद रखेंगे अनुच्छेद कौन सा है? 80। तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किसकी संरचना बताई गई है? तो अनुच्छेद 80 के तहत हम बात करेंगे किसकी संरचना है, जल्दी बताओ। राज्यसभा की क्या है? संरचना की चर्चा की गई है कि राज्यसभा को लेके क्या क्या पहलू आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 80 के अंदर, उसको आपको ध्यान रखना है। समझ आ पा रहा है? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत यह बताया गया कि राज्यसभा का मतलब क्या होता है या राज्यसभा को ही हम क्या बोलते हैं। तो इसे ही कहा जाता है मुख्य रूप से राज्यों का परिषद। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो? राज्यों का परिषद के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आए राज्यों का परिषद किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे? राज्यसभा को कहते हैं। और राज्यों का परिषद क्यों कहते हैं? जैसे कि हमारे अभी भारत में वर्तमान में कितने स्टेट हैं टोटल? 28। तो 28 के 28 राज्यों से हर एक राज्य का नेतृत्व करने के लिए राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं कि अपने स्टेट का जो मामला है उसको वहां बताएं। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अपने अपने स्टेटों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर 28 राज्यों से आपके राज्यसभा में मेंबर भेजे जाते हैं। जैसे कि हम रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो हमारे छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने के लिए कितने राज्यसभा में सांसद भेजे जाते हैं? तो 5 सांसद हमारे यहाँ से भेजते हैं। कितने सांसद बता दो? 5। तो इस चीज को आपको समझना है कि राज्यसभा के अंतर्गत जो मेंबर होते हैं वो किसका प्रतिनिधि करते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपको बताना है राज्यों का। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि लोकसभा में जो मेंबर होते हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आम नागरिकों का जो बातें हैं वो उसको कहाँ उठाई जाती है? तो लोकसभा में। कहाँ उठाते बता दो? लोकसभा में क्या होता है जल्दी बताओ? जनता का प्रतिनिधित्व। और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। समझ आ पा रहे हैं दोनों में अंतर क्या है? हाँ है ना? तो राज्यसभा का खास बात क्या है? किसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आते हैं? राज्यों का। और लोकसभा में कौन आते हैं? जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले। इसलिए जनता का सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को। जनता का सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। और राज्यों का परिषद किसे कहते हैं बोलेंगे तो राज्यसभा को कहते हैं। समझ आ पा रहा है? क्लियर है तक सबका? ठीक। इसके बाद हम देखते हैं राज्यसभा को और क्या क्या नामों से जाना जाता है। राज्यसभा का और क्या नाम है? तो राज्यसभा को ही कहा जाता है उच्च सदन। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? उच्च सदन के नाम से आपको याद रखना है। ठीक है। राज्यसभा को ही और बोलते हैं द्वितीय सदन। क्या बोलते हैं बता दो? द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाएगा। क्लियर सबका? राज्यसभा को ही कहा जाता है स्थायी सदन। क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। क्योंकि स्थायी सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? भंग नहीं हो सकता है। मतलब जैसे कि देखो, भंग होने का मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे मेंबर एक साथ हटेंगे और पूरे के पूरे लोग फिर से नए आएंगे। जैसे लोकसभा हर 5 साल में भंग होता है। लोकसभा क्या बोला मैं? हर 5 साल में भंग होता है, मतलब पूरे के पूरे लोगों का चुनाव फिर से होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है? हर दूसरे वर्ष में 1/3 मेंबर आते हैं और उतने लोग चले जाते हैं। समझ आ पा रहे हैं? मतलब एक गेट से निकल रहे हैं और दूसरे गेट से उतने लोग आ रहे हैं। तो क्या ये सदन कभी खाली होगा? क्या नहीं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? स्थायी सदन बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो कि स्थायी सदन बोलेगा तो राज्यसभा और अस्थायी सदन बोलेगा तो लोकसभा। पूरे के पूरे लोग चले जाएंगे फिर एक साथ आएंगे तो भाई सदन तो खाली होगा ना। अगर सदन कभी खाली ही नहीं होगा तो वो स्थायी सदन, और खाली हो गया मतलब अस्थायी सदन। तो हमारे यहाँ कौन सा अस्थायी सदन है? लोकसभा। और कौन सा स्थायी सदन है बोलेंगे तो राज्यसभा। तो राज्यसभा के नाम याद रहेंगे सबको? चलो पहला बता दो क्या है? उच्च सदन, दूसरा द्वितीय सदन और तीसरा स्थायी सदन। यहां तक क्लियर है सबका? कभी भी ये भंग होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए क्या बोला जाता है? इसको स्थायी सदन बोलते हैं। समझ आ पा रहे हैं? और यहां पर ध्यान ये रखेंगे जैसे कि राज्यसभा को हम राज्यों का परिषद बोलते हैं। भारत में जो 28 राज्य हैं ये हर 28 राज्यों से कुछ ना कुछ लोग यहाँ प्रतिनिधित्व करने आते हैं। लेकिन केंद्र शासितों में से भी
हम बात करते हैं किसका, केंद्र शासित प्रदेश। अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो क्या वहां से राज्यसभा के सदस्य आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो केंद्र शासित जो प्रदेश प्रदेश होते हैं उसमें से भी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व आते हैं, ये भी याद रखना। समझ आ पा रहे हैं, आए ना, जल्दी बताइए। तो इस चीज को ध्यान रखना, 28 राज्य के अलावा केंद्र शासित क्षेत्रों से भी क्या आते हैं, जल्दी बता दो, प्रतिनिधित्व आते हैं राज्यसभा के अंदर, और अपने राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का मामला को वहां उठाते हैं कि हमारे स्टेट में ये सब चीज चाहिए, इसकी कमी है। समझ आ रहा है, तो स्टेट को लेकर पूरा मामला यहाँ उठेगा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। समझ आ रहा है, और जनता को विकसित करने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए कहाँ प्रश्न उठेगा, तो लोकसभा में। कहाँ उठता बता दो, लोकसभा। क्लियर है तक सबका, आगे बढ़े। चलो, इसके अलावा देख लो और क्या क्या ध्यान रखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे 28 राज्य हैं तो कौन कौन से राज्य से कितने कितने सीट आवंटित हैं, कितने मेंबर उस स्टेट से राज्यसभा में जाएंगे, ये कहाँ लिखा है। तो इसकी चर्चा आपको सिंपल मिलेगा। राज्यसभा के सीटों के बारे में अगर हम बात करें कि कौन से स्टेट का कितना सीट होगा, इसकी चर्चा किया गया है अनुसूची 4 में। किसमें किया गया, जल्दी बता दो, अनुसूची 4। तो संविधान में टोटल कितने अनुसूची हैं बता दो, 12 अनुसूची हैं। उसमें से अनुसूची क्रमांक कौन सा, 4। यह राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन कौन से स्टेट का कितना होगा, ये कौन से अनुसूची में लिखा है बोलेंगे तो अनुसूची 4 में लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा में टोटल सीट कितने हैं। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या अगर पूछे तो आपको कितना बताना है। तो संवैधानिक रूप से अधिकतम जो सीट है, संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो अधिकतम सीट है वो है 250। कितना है जल्दी बता दो, 250 क्या है बता दो, अधिकतम सीट निर्धारित किया गया है। समझ आ पा रहे हैं। अब ये 250 कैसे कैसे बटा है, तो ये 250 दो भागों में इस प्रकार से हम बांटेंगे, ठीक है ना। जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि 238 जो सीटें हैं, कितना सीट बता दो, 238 सीट राज्यों और केंद्र शासितों से भरे जाएंगे, ठीक है ना। और 12 सदस्यों का, कितने सदस्यों का, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 12 सदस्यों को क्या करेंगे, मनोनीत, विभिन्न क्षेत्रों से। अब वो क्षेत्र क्या क्या होंगे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे आएगा। समझ आ पा रहे हैं। तो संवैधानिक रूप से अधिकतम सीट कितना है बोलेंगे तो क्या बताओगे, 250। जिसमें से राज्य और केंद्र शासितों से कितना आना है, 238। 238 है क्या, और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत बोलेंगे तो 12। यहां तक क्लियर है। तो ये संवैधानिक रूप से है। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में कितना सीट है, किसका हम बात करते हैं, वर्तमान में अगर सीटों की संख्या देखें कितना है, तो वर्तमान में सीटों की संख्या बताओगे 245। कितना सीट कंप्लीट होता है, 245 जो सीटें हैं। अब ये देखते हैं कैसे कैसे ये बटा होगा, आ रहा बात समझ में। तो ये जो 245 सीट है इसका हम बात करेंगे, तो इस 245 में से 200 जो 29 सीट है ये है राज्यों के लिए। कितना है जल्दी बता दो, जितने 28 स्टेट हैं उनके लिए कितना है जल्दी बता दो, 229। और 4 जो सीटें हैं, कितना सीट बता दो, 4 सीट, ये केंद्र शासित प्रदेशों का है। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितना है जल्दी बता दो, 4। और 12 सदस्यों का होता है मनोनयन। 12 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन। या दोनों को ऐड करके एक साथ भी आप लिख सकते हो यहाँ पास, है ना। तो 229 प्लस 4 कितना होगा, 233। प्लस यहां से कितना आ जाएगा, 12। तो 233 और 12 मिला के कितना हो गया, 245। यहां तक क्लियर है। तो संवैधानिक रूप से अधिकतम सीट बता दो, 250। समझ में आ रहा है। लेकिन वर्तमान में कितने सीट फुल होते हैं, 245। तो हमारे पास अगर बात करें तो ये जो 250 ये है, लेकिन कंप्लीट कितना होता है, 245। तो कितना सीट का कमी आ रहा है, 5 सीट का। कितना सीट का, तो ये जो 5 सीट का जो हमको कमी देखने मिल रहा है वो किस वजह से है। अगर हम बात करें कि 5 सीट की कमी हमको क्यों देखने मिलता है, तो 5 सीट का जो कमी आ रहा है
ये हो रहा है केवल पीओके के कारण। किसके कारण जल्दी बता दो? पीओके। जो पाक अधिकृत कश्मीर जो है, ये कंफर्म है ही नहीं कि वो पाकिस्तान का है कि भी भारत का है, लेकिन भारत वाला अपने नक्शे में दिखाता है। तो उस क्षेत्र के लिए सीट रखा हुआ है कि जैसे वो हमारे में आ जाएगा 5 सीट वहां रहेगा करके। समझ आ पा रहे कि नहीं? क्लियर है? इसलिए 5 सीट खाली है अभी, नहीं पूरा पूरा भर जाता। हाँ, लोकसभा के लिए भी है। लोकसभा में भी होता है ना, टोटल सीट अलग होता है और फील अलग होते हैं। तो वो जो जितना गैप आता है ना, वो गैप केवल किसके लिए है? पीओके के लिए। पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर एरिया है उसी के लिए कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए कमी देखने मिलता है। अगर ये आ जाएगा तो पूरा पूरा भरेंगे, क्यों छोड़ेंगे? समझ आ पा रहे हैं? तो क्यों कमी है, समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ है ना? तो संवैधानिक रूप से अधिकतम सीट बता दो। 250। कितने फील होते हैं? 245। 5 का गैप क्यों है? पीओके जब एरिया मान लो भविष्य में कभी आ जाता है तो 5 सीट उसके लिए भी है रिजर्व। और मान लो कि ये 5 सीट भी हम कहीं भी दे दिए तो संवैधानिक रूप से 285 सीट है, तो और कैसे कहां से सीट लाएंगे? तो इसलिए बचा के रखे हुए हैं। समझ आ पा रहे हैं? वैसे लोकसभा में भी होता है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ है ना? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? इसमें से देख लो मनोनीत में कितने हैं, जल्दी बता दो। 12। अब ये मनोनीत में जो 12 सीटें हैं वो कौन कौन से फील्ड से भेजे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। और 12 लोगों को मनोनीत कौन करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति। तो आप क्षेत्र बता सकते हो कि कला क्षेत्र से, कौन से फील्ड से? कला हो गया, ठीक है ना, साहित्य क्षेत्र हो गया, इसके अलावा विज्ञान हो गया, और बताइए, समाज सेवा हो गया, समाज सेवा। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र याद रखना है। पहला कौन सा बता दो? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। फिर से बोलो। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में जो विशेष अनुभव रखते होंगे या जिनको अच्छा से ज्ञान है तो उनको यहां मनोनीत किया जा सकता है। समझ आ पा रहे कि नहीं? जल्दी बताओ। और कला के अंदर बहुत सारी चीज को रखा जाता है, जैसे क्रिकेट भी कलात्मक रूप से जो अच्छा खेलता है तो उनको राज्यसभा के मेंबर बना देते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू। समझ में आ रहा है? हरभजन सिंह, और ठीक है अभी भी हरभजन सिंह है ना पंजाब से। तो ये सब जो चीजें हैं वो किस में आता है? कला क्षेत्र में। क्रिकेट कहीं लिखा नहीं है, वो तो कला है एक प्रकार का। वैसे लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया। समझ में आ रहा है? और ये जो समाज से हो गए, ये 4 प्रमुख क्षेत्र रखे गए हैं। इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के अंदर। आ रहा है बात समझ में यहाँ तक? आए ना? चलो तो फिर से एक बार देख लो। राज्यसभा की पूरी व्याख्या किसमें किया गया है? अनुच्छेद 80 में क्या लिखा है? संरचना, ठीक है ना। संरचना में देखेंगे सीटों के बारे में, कितना सीट है टोटल, कितने फील होते हैं? 245। 12 क्या होते हैं? मनोनीत। कौन कौन से क्षेत्रों से? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है सबके यहाँ तक? चलो अब आते हैं राज्यसभा का कार्य क्या है। राज्यसभा का कार्य, चलो राज्यसभा का जो कार्य देखेंगे तो क्योंकि संसद का एक अंग है तो कानून निर्माण का ही तो मेन काम होगा इनका, ठीक है ना। तो राज्यसभा का देखो पहला काम ये होता है, जैसे कि लोकसभा के द्वारा, किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक पारित हुआ है, क्या हुआ जल्दी बता दो? लोकसभा के द्वारा कुछ, हम किसका बात करते हैं? विधेयक अगर पारित किया गया है, क्या क्या किया गया है? पारित। तो उसकी समीक्षा करना, क्या करना? समीक्षा करना। ये राज्यसभा का काम है। किसका काम है जल्दी बता दो? और समीक्षा करके यदि कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है जल्दी बता दो? राज्यसभा का ही होगा। समझ आ पा रही होगी पहला काम, कि लोकसभा से यदि कुछ विधेयक पारित होके कहाँ जाता है? राज्यसभा में। तो उसकी क्या करता है? समीक्षा करेगा, और अगर अगर उसमें कुछ बदलाव चाहता है तो बदलाव भी कर सकता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्लियर है सबका? और साथ ही साथ यदि राज्यसभा से अगर कुछ विधेयक नहीं आया है, सॉरी लोकसभा से कुछ विधेयक यदि नहीं आया है
तो राज्यसभा से भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरा काम बता सकते हो यहां पर, कानून बनाने, कानून बनाने की प्रक्रिया। क्या बता सकते हो? कानून बनाने की प्रक्रिया यहां से क्या किया जा सकता है? प्रारंभ कर सकते हैं। समझ आ पा रहा है ना? तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहां से प्रारंभ कर सकते हैं? राज्यसभा से। फिर राज्यसभा से वो कहां जाएगा? लोकसभा के पास जाता है। तो यही मेन काम होता है किसका? राज्यसभा का। एक कानून निर्माण के लिए वो बना हुआ है, ठीक है ना? अब कानून निर्माण के लिए बना तो दो टाइप से हो सकता है। लोकसभा से जो आएगा उसकी समीक्षा करेगा, या तो स्वयं कोई विधेयक को स्टार्ट यहां से भी कर सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण काम है। किसका जल्दी बता दो? राज्यसभा का देखेंगे। क्लियर है सबका यहाँ तक? तो ये था पूरा राज्यसभा की संरचना के बारे में, क्या क्या खास बातें हैं। क्लियर है सबका? क्या नाम से जानते हैं, और राज्यसभा का कार्य बोलेंगे तो ये काम आपको बताना है। क्लियर है तक सबका? है ना? अब राज्यसभा के जो सभापति, उपसभापति, ये सब जो लोग होंगे उनके बारे में अलग से अनुच्छेद है। अभी केवल स्ट्रक्चर है, संरचना, कितने सीटें हैं, क्या क्या नाम है उसका। आ रहा बात समझ में? चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो रहेगा आपका लोकसभा की संरचना। क्या है जल्दी बताओ? लोकसभा, लोकसभा की संरचना। ठीक है, बातें ना करें। चलो, लोकसभा की जो संरचना है इसकी चर्चा कौन से आर्टिकल में हम देखेंगे? तो अनुच्छेद 80 तो पहले देख चुके हैं। इसमें आपको याद रखना है अनुच्छेद कौन सा? 81। तो अनुच्छेद क्रमांक 81 में किसकी चर्चा की गई जल्दी बता दो? लोकसभा की संरचना की जो पूरी चर्चा है वो इसी के अंदर हम देखेंगे। समझ आ पा रहा है ना? और अनुच्छेद 81 के तहत या इसकी संरचना को देखते हुए हमको क्या क्या याद रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले इनका हम देख लेते हैं क्या क्या नाम से जाना जाता है लोकसभा को। तो लोकसभा को बोलते हैं निचला सदन। क्या बोलते हैं? निचला सदन। यहां तक क्लियर है? क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, देख लेंगे। यहां तक समझ आ रहा है? चलो, इसी को ये और क्या नाम से जानते हैं? तो इसी को बोलते हैं लोकप्रिय सदन। क्या बोलते हैं? लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाएगा। बातें ना करें। इसी को बोलते हैं प्रथम सदन। क्या बोलते हैं? प्रथम सदन। मतलब अगर विधेयक के मामले में देखते हैं या तो कुछ भी हिसाब से हम देखें तो प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा। समझ आ रहा है ना? लेकिन उच्च सदन राज्यसभा, निचला सदन लोकसभा। अंतर समझ आ रहा है? तो नामों को देखते हुए करेंगे। इसी को हम बोलते हैं जनता का सदन। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो? जनता का सदन भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो ये कौन सा साहू सदन? दिल्ली राजा वाला? बताओ लाला राम, कौन से कास्ट के आप? हाँ, हलवा। हलवा सदन बोलेंगे आपके लिए फिर, ठीक। चलो, लोकसभा की संरचना कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81। तो अनुच्छेद 81 में संरचना को लेके या हम स्ट्रक्चर को लेके इसको क्या क्या नाम से जानते हैं जल्दी बताओ? निचला सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, और क्या बोलेंगे? जनता का सदन। ठीक है। और लोकसभा के अंतर्गत किनकी मांगों को उठाया जाता है? तो आप बताओगे मुख्य रूप से जनता की मांगों को यहां उठाएंगे। समझ आ पा रहा है? जनता का जो डिमांड होता है उसको कहां उठाते हैं? लोकसभा में। और राज्यों का जो डिमांड है उसको कहां उठाएंगे? राज्यसभा में। समझ आ पा रहा है ना? क्लियर है सबका? तो मुख्य रूप से हम देखेंगे यहां जो मेंबर होंगे वो किनका प्रतिनिधित्व करते हैं बोलेंगे तो जनता का। तो यहां जो सदस्य होते हैं वो किसका? जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? तो फिर से देखते हैं, नाम क्लियर है सबका? फिर हम देखें यहाँ किसके डिमांड को उठाते हैं? जनता, पब्लिक के डिमांड को। और यहाँ जो व्यक्ति को भेजा जाता है वो जनता द्वारा चयनित होके आते हैं।
इसलिए उनको जनता का क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व। यहाँ जो सदस्य होंगे, सांसद होंगे, उनको जनता का क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व कहते हैं। क्लियर है सबके यहाँ तक? अब आते हैं स्ट्रक्चर को लेके इनके सीट के बारे में। किसके बारे में जल्दी बताओ, सीट, कि लोकसभा में कितने सीटें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोकसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या संवैधानिक रूप से कितना है, तो संवैधानिक रूप से कितना है बोलेंगे तो यहां बताओगे 550 सीटें। कितना सीटें, 550। क्या हो गया, अधिकतम कितना सीटें, 550। अब ये जो 550 जो सीटें हैं वो कैसे कैसे बटे हुए हैं, कोई बता सकता है? जिसमें से आपको याद रखना है 550 सीट में से 500 जो 30 सीट है, कितना सीट आपका, 530 सीट ये राज्यों के लिए है, और कितना बच गया, तो ये 20 सीट है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। किसके लिए जल्दी बता दो, केंद्र शासित प्रदेश। यहां तक क्लियर है सबका? संवैधानिक रूप से अधिकतम सीटें 550, राज्यों के लिए 530 और केंद्र शासितों के लिए 20। मनोनीत वाला यहाँ जो नियम था 2 सीट वाला वो हट चुका है, 2020 में ही हट गया था। समझ में आ रहा है? और किस संशोधन के तहत वो नियम आया था, कब तक के लिए लागू था, आगे हम देखेंगे उसको अनुच्छेद में। समझ आ पा रहा है? तो अभी 552 अधिकतम सीट नहीं है, कितना है संवैधानिक रूप से कितना है, 550, और राज्यों से 530 और केंद्र शासित से 20। यहां तक क्लियर है? लेकिन वर्तमान का अगर हम बात करें तो वर्तमान में है 543 सीट। कितना सीट है जल्दी बताओ, 543। अब ये जो 543 है इसका अगर हम बात करें तो राज्यों का सीट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 530 का 530 ही रहेगा। समझ आ पा रहा है? केंद्र शासित में ही तो कम होगा क्योंकि पीओके के लिए रखना है। समझ आ पा रहा है? तो केंद्र शासितों से कितने सीट आते हैं, 13 सीट। कितना आता है, 13। तो कितने का गैप दिख रहा, देख लो जल्दी से, 7। तो 7 जो सीट जो गैप आ रहा है, यहां मैं लिख देता हूं, कितने सीट का गैप आ रहा है, 7। ये 7 सीट किन के लिए है जल्दी बताओ, पीओके के लिए। जब पाक अधिकृत कश्मीर देश में आ जाएगा तो वहां कितने सीट हो सकते हैं जल्दी बताओ, 7 सीटें होंगे। यहां तक क्लियर तो हो गया सीटों के बारे में, क्लियर है सबका? तो लोकसभा में अधिकतम सीटें 550, वर्तमान में कितने भरे जाते हैं, 543। राज्यों से 530, केंद्र शासित से 13। और गैप किसके वजह से आया है, पीओके में। कितना सीट, 7 सीट आपको याद रखना है, ठीक है? पहले देखो अगर हम बात करें, पहले सीट जो होता था इसमें 2-2 बढ़ा देते थे कुछ समय पहले, 2020 के पहले। ये हो जाता था 552 और ये होता था 545। बात समझ आ रहा है? लेकिन ये जो नियम था वो क्या था उसको समझेंगे और अभी कम क्यों हो गया है, ठीक है? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लोकसभा में जो 2 सदस्य जो होते थे, लोकसभा में कितने सदस्य, 2 सदस्य ऐसे होते थे जो होते थे एंग्लो इंडियन। क्या होते थे, एंग्लो इंडियन। और ये जो एंग्लो इंडियन होते थे इनकी नियुक्ति कौन करता था, कौन इनको मनोनीत करता था, तो आप बताओगे राष्ट्रपति। कौन करते थे बताओ, राष्ट्रपति क्या करते थे, मनोनीत। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का, आंग्ल भारतीय जिसको हम बोलते हैं। आ रहा बात समझ में? लेकिन वर्तमान में ये नियम है क्या जल्दी बता दो, नहीं। उसके लिए आपको अगर इस चीज को समझना है, ये जो चीज हम जो लिख रहे हैं कि कुछ समय पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था लोकसभा में, किनके द्वारा, तो ऐसा किस संशोधन के तहत किया गया था कि 2 एंग्लो इंडियन को हम वहां रखेंगे। तो ऐसा किया गया था, आपको याद रखेंगे, 95वां जो संविधान संशोधन है, कौन सा बता दो, 95वां संविधान संशोधन हुआ था 2009 में। आ रहा बात समझ में? तो 95वां संविधान संशोधन 2009 में कहा गया था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और कब तक के लिए ऐसा किया जाएगा, कब तक के लिए नियम निकाला गया था, तो वर्ष 2020 तक, वर्ष 2020 तक के लिए नियम था। 2020 के बाद ये नियम हट गया है और इसमें फिर से उस नियम को हटा के एंग्लो इंडियन के मनोनीत नहीं कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो, हाँ है ना? तो इस चीज को भी ध्यान रखना कि पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, हाँ है ना, किसके द्वारा, राष्ट्रपति।
ये जो नियम आया था किस संविधान संशोधन के तहत आया था? 95वां संविधान संशोधन 2009। और इस संशोधन में लिखा था कि ये जो प्रोसेस है ये कितने वर्ष के लिए मान्य होगा? 2020 तक के लिए मान्य होगा। अगर मान लो इसको और आगे बढ़ाना चाहते तो फिर से एक नया संशोधन करते, फिर से आगे बढ़ा देते, लेकिन संशोधन नहीं किया गया और इसको हटा दिया गया है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? क्लियर है तक सबका? तो ये हो गया लोकसभा का। क्या बता दो संरचना को लेकर इतना आपको ध्यान रखना है, सीटें कितना है, क्या क्या नाम है, और पहले और किन की नियुक्ति हुआ करता था। क्लियर है सबका? आगे बढ़े चलो। इसके बाद हम देखते हैं लोकसभा का जो प्रतिनिधि होता है उसका चुनाव कैसे होता है। चुनाव को लेके चलो, लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है इसके लिए हम बात करेंगे। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेता है? तो भारत की जनता। लोकसभा का जो चुनाव होता है, सदस्य के जो चुनाव करते हैं, तो उसमें कौन भाग लेता है? आम जनता। और जनता भाग ले रहा है मतलब कौन सा चुनाव कहलाता है? प्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहलाएगा आपका? प्रत्यक्ष चुनाव। इसमें याद रखना है। आ रहा बात समझ में? है ना? तो लोकसभा का चुनाव में कौन भाग लेते हैं? जनता भाग लेती है। और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? तो प्रत्यक्ष रूप से ही होता है। आ रहा समझ में? है ना? तो ये हो गया चुनाव को लेके खास बात, और कुछ नहीं है। क्लियर सबका? चलो अब आते हैं लोकसभा का कार्य के बारे में। लोकसभा का क्या देखेंगे? कार्य। चलो बताइए लोकसभा का कार्य हम क्या होगा? तो लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो कार्यपालिका का चयन करना। कार्य भाई कानून तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन काम में क्या देखेंगे? किसका? कार्यपालिका का क्या करेंगे? जल्दी बता दो। चयन किया जाएगा। और इस कार्यपालिका के अंदर दो चीजों को हम रखेंगे। पहला बताओगे प्रधानमंत्री, आ रहा समझ में? और फिर बताएंगे मंत्री परिषद। क्या बताते हैं? मंत्री परिषद। तो इस कार्यपालिका के अंदर किसकी किसकी चर्चा हम मुख्य रूप से करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ये जो चयन होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। लोकसभा का ये कार्य होता है। समझ आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। हाँ है ना? दूसरा इसका काम ये बताओगे आम नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए कानून निर्माण का काम। क्या है जल्दी बताओ? कानून निर्माण का कार्य आपको यहाँ याद रखना है। समझ आ पा रहा है? तो आम नागरिकों के लिए पूरे देश भर में जो कानून लाते हैं वो कौन लाता है? जल्दी बता दो। लोकसभा। कौन लाएगा आपका? तो लोकसभा का ये दो प्रमुख काम बताएंगे। कार्यपालिका का क्या करना? चयन करना। और इसी में से ही प्रधानमंत्री मंत्री परिषद ही चुने जाएंगे। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही हम पूरा बनाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या बताओगे आप लोग? आम नागरिकों के लिए यहाँ क्या बनाया जाएगा? कानून। और देश भर में उसको फिर लागू करेंगे। लेकिन यहाँ जो कानून बनने से पहले उस जो भी विधेयक आता है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? राज्यसभा में। वहां से पारित करवाएंगे, तब देश भर में क्या आ जाएगा? कानून आ जाता है। क्लियर सबका यहाँ तक? है ना? तो ये हो गया अनुच्छेद 81 के बारे में। अनुच्छेद 81 में हम पहले क्या देखे? जल्दी बताओ। लोकसभा की स्ट्रक्चर है, सीटों को लेके पूरी चर्चा। स्ट्रक्चर मतलब सीटें। समझ आ रहा है? कितना कितना सीट होगा, क्या क्या होगा। समझ आ पा रहा है? 80 में किसकी संरचना था बताओ? 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 79 संसद। 79 में क्या था? संसद। तीनों क्लियर है सबका? है ना? राज्यसभा में अधिकतम सीट बताओ। अधिकतम सीट 250। वर्तमान में 245। पक्का? देख लो भैया, देखो अभी भी कंफ्यूजन हो रहे हो आप लोग। इतना लिखने क्या फायदा हुआ बताओ? ठीक तो है। वर्तमान में कितना है? 245। क्लियर सबका? राज्यसभा लोकसभा में अधिकतम सीट 550। वर्तमान में कितना फील? 543।
तो स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से लिखना है कि क्या क्या है, उसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। आ रहे कि नहीं समझ में? तो अनुच्छेद 79, 18 और क्या क्या हो गया, 79, 80, 81, 3 हो गया है। चलो इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक 82, 82। चलो अनुच्छेद 82 है, इसके बारे में देखो क्या बताया गया अनुच्छेद 82 में किसकी चर्चा है। तो अनुच्छेद 82 में जिस चीज की चर्चा है उसको हम बोलते हैं सीटों का परिसीमन। सीटों का क्या बताओगे? परिसीमन। परिसीमन का मतलब ये होता है कि वर्तमान में जो सीटें हैं उसका परिसीमन किस आधार पर होता है। तो अनुच्छेद 82 में नियम तो ये लिखा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का क्या किया जाएगा? परिसीमन किया जाएगा, और परिसीमन करने के बाद सीटों में वृद्धि किया जा सकता है। समझ आ पा रहा है ना? लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का जो परिसीमन है वो कौन से जनगणना के आधार पर है? तो आपको बताओगे जनगणना 1971। क्या बताओगे? सीटों का जो परिसीमन है किस जनगणना के आधार पर है? 1971। और 1971 की जनगणना के हिसाब से ये निर्भर है कि 10 लाख की जनसंख्या में एक सांसद, कितना सांसद? एक सांसद आपके जाते हैं। समझ आ पा रहे हैं? कितना लाख का? 10 लाख की जनसंख्या पर एक। और ये नियम कब तक रहेगा बोलेंगे तो 2026 तक ये नियम रहेगा। नियम में ये बोला गया है कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगा उसके हिसाब से सीटों का परिसीमन फिर से करेंगे, ऐसा करके। समझ आ पा रहे हैं? वर्तमान में सीटों का परिसीमन किस जनगणना के आधार पर है? 1971 की जनगणना के हिसाब से जितना सीट आता है उतना ही सीट अभी रखा गया है। और अभी क्योंकि जनसंख्या बहुत ही अधिक बढ़ गया है, और अगर जनगण परिसीमन कर दिए सीटों का, जनगणना चेंज कर दिए, तो सीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के। इसीलिए परिसीमन को 1971 तक ही सीमित कर दिए हैं, क्योंकि सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगा। जितना जो सरकार है, देश जो है, उतने सांसदों को संभाल तो सकता है लेकिन उतना ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। जितने हैं उतने में ही काम चल रहा है अपना। समझ आ पा रहा है ना? तो ये है अनुच्छेद 82। किसके बारे में जल्दी बता दो? सीटों का परिसीमन। सीटों का परिसीमन किस आधार पर करते हैं? जनगणना। अभी कौन से जनगणना का बेस है हमारा? 1971। कब तक ये बेस रहेगा ही रहेगा? 2026 तक सीट चेंज नहीं होने वाला। समझ आ रहा है? उसके बाद अगर फिर से कुछ संशोधन कर दिए, फिर बोल दिए इतना साल के बाद करेंगे ऐसा करके, तो सीट बढ़ाने में बहुत दिक्कत है। इसलिए 1971 की जनगणना के आधार पर है अभी भी। आए बात समझ में? कर लोगे? चलो अनुच्छेद 82 के बाद आते हैं अनुच्छेद कौन सा बता दो? 83, 83। चलो बातें ना करें। चलो अनुच्छेद जो 83 है यह किससे संबंधित है? तो हम ये बताएंगे, ये है संसद के सदनों की अवधि के बारे में। संसद के सदनों की क्या बता दो? अवधि के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। समझ आ पा रहा है ना? तो संसद के सदनों की जो अवधि की अगर हम बात करें तो संसद के देख लो कितने सदन है, जल्दी बता दो। 2 सदन, जिसमें से एक क्या है हमारा? राज्यसभा, और दूसरा क्या बताएंगे? लोकसभा। आ रहा बात समझ में? तो राज्यसभा जो है इसका कभी विघटन होता है क्या? बता दो। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। इसके हिसाब से राज्यसभा का कोई कार्यकाल होगा क्या? राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह भी याद रखना। समझ आ रहा है? लेकिन हम बात करेंगे सदस्यों का कार्यकाल होता है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कितने साल तक बने रहते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। यहां तक क्लियर है। और राज्यसभा में इस प्रकार से सिस्टम बनाया गया है, ठीक है ना, कि हर 2 साल में, हर कितने साल में? 2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं ये पद मुक्त होते हैं और इतने ही सदस्य पद नियुक्त होते हैं। बस स्टार्टिंग में तकलीफ गया होगा इस सिस्टम को बनाते तक। उस समय क्या होता था, जिसको 6 साल पूरा नहीं भी हुआ है ना तो उनको हटा देते थे, और उस समय रहता था चीट सिस्टम, जिसका नाम आएगा वो हटेगा, ऐसे करके। समझ आ रहा है? तो ये सिस्टम बनते तक स्टार्टिंग में दिक्कत क्या होगा। उसके बाद जब ये सिस्टम रेडी हो गया उसके बाद तब से नियम बना है कि जिसका 6 साल पूरा होगा वही हटेगा, लेकिन हर 2 साल में 1/3 लोग जाएंगे 1/3 लोग आएंगे, ये नियम चलते रहेगा। समझ आ पा रहा है? तो सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाएगा तो कितना बताओगे? 6 साल। लेकिन नियम क्या कहता है, हर 2 साल में कितने लोग हटेंगे कितने लोग आएंगे? 1/3 आएंगे और 1/3 जाएंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो। तो यह है राज्यसभा के अवधि को लेके क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। तो राज्यसभा का कभी विघटन होता है क्या? नहीं। राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल है कितना साल? 6 साल। लेकिन राज्यसभा में ये नियम भी आपको याद रखना है, हर 2 साल में कितने लोग हटते हैं? 1/3। तो ये मत समझना कि सदस्यों का कार्यकाल 2 साल ही है। जिसका 6 साल हो गया उसमें वो 1/3 लोग हटते हैं। समझ आ पा रहा है? और हर 2 साल में 1/3 लोगों का 6 साल कंप्लीट हो जाता है, उन लोग हट जाते हैं। इस टाइप से वहाँ सिस्टम पूरा बनाया गया है। आया कि नहीं समझ में? और प्रारंभ में किस सिस्टम से हटाया गया था? चीट सिस्टम। कौन सा सिस्टम लाया गया था? चीट सिस्टम लाया गया था। पर्ची रखे थे और पर्ची में जिसका नाम आएगा वो हट रहा था, इस सिस्टम रेडी होते तक बस। और जैसे रेडी हो गए तब तक उसके बाद फिर से कंटिन्यू यही सिस्टम चला आ रहा है। आया बात समझ में? चलो अब बात करते हैं लोकसभा का विघटन होता है कि नहीं होता है। तो लोकसभा का विघटन होता है। हर कितने साल में होता है? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो हम बात करेंगे लोकसभा का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 साल। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 साल। क्योंकि इसका विघटन होता है तो दोनों का कार्यकाल सेम ही होगा। आया बात समझ में? है ना? लेकिन 5 साल से पहले क्या बता दो, 5 साल से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है, या लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। कितना साल से पहले? 5 साल से पहले। तो ऐसा कौन कर सकता है बोलोगे तो आप बताओगे राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? तो मंत्री परिषद। क्या बताओगे? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल से पहले क्या कर सकता है? तो भंग कर सकता है। ये याद रखना है। आया बात समझ में? हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो ये हो गया संसद की अवधि के बारे में प्रश्न। क्लियर है सबका? तो संसद की अवधि का संबंध में अनुच्छेद कौन सा हम देख रहे हैं? जल्दी बता दो। अनुच्छेद क्रमांक कौन सा? कौन 83 बोल रहा है? अनुच्छेद कौन सा है? 81 बोले 83 बोले? 83 है ना? हाँ ठीक है फिर। हाँ 83 है भाई। कार्य अवधि सबको क्लियर हो पा रहा है? किसका कितना अवधि होता है क्या उसको आपको देखना है। ठीक है, चलो तो आज यहीं तक करते हैं, अनुच्छेद 83 तक। कल अनुच्छेद 84 से फिर आगे देखेंगे, जिसमें संसद के जो सदस्य होते हैं उनके लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, जिसको हम अर्हताएं बोलते हैं, वहां से कल देखेंगे। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? हाँ है ना? तो आज हम पूरा लोकसभा, राज्यसभा और उनसे रिलेटेड कुछ आर्टिकल देखे हैं। समझ आ पा रहे हैं? लोकसभा राज्यसभा से संबंधित पूरा रहेगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी इसका कल करेंगे। ठीक है।